हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। पढ़ने में लग जाइए, सीरियस होके पढ़िए। आज हम बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है नाभिक की संरचना। आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने परमाणु की संरचना बताई थी, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना क्या बताया, देखो स्टूडेंट्स, कि परमाणु होता है, परमाणु के बीच में जो समस्त धनावेश होता है छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, ये परमाणु है। और ये स्टूडेंट्स उन्होंने नाभिक बताया, सिर्फ इतना कह के ये बताया। उन्होंने ये नहीं बताया था स्टूडेंट्स कि नाभिक के अंदर क्या होता है, सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि परमाणु का समस्त धन आवेश एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और जिसका आकार लगभग 10 की घात -14 मीटर या 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। इसके बारे में ओशन नाभिक ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद स्टूडेंट्स 1900 ये उन्होंने दिया था लगभग 1910 के आसपास। 1919 में रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। किसकी स्टूडेंट्स? प्रोटॉन की खोज की, ठीक। जिस पर कितना आवेश होता है? धन आवेश होता है, जिस पर प्लस आवेश होता है, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट्स ये नहीं पता था, 1910 में ये नहीं पता था कि नाभिक पर जो धनावेश होता है वो किसके कारण होता है। सिर्फ नाभिक का नाम दे दिया और उस पर बता दिया कि नाभिक पर धनावेश। तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स सुनना। लेकिन जब 1919 में रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की, ठीक है, तब नाभिक की संरचना का भी बताया कि भाई नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और उसी के कारण प्रोटॉन नाभिक पर धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कल्पना की गई स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, कि नाभिक में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली परिकल्पना की गई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना, उन्होंने बताया कि इस नाभिक में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही है। तो दोनों ने देखो इसकी संरचना ऐसे बताई कि जैसे ये ले लीजिए 2He4, ये परिकल्पना की गई क्योंकि न्यूट्रॉन की तो खोज नहीं हुई थी। बहुत ध्यान से सुनना, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई अभी, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? प्रोटोनों की संख्या, 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये परिकल्पना की कि जो हीलियम का परमाणु है, ये बता रहा हूं, हीलियम का परमाणु, ये परिकल्पना की गई। ये लीजिए नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 4। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये 4 इसमें होते हैं। इसमें कितने? 2, और 2 बाहर घूमते रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होते हैं, इसमें 4 प्रोटॉन और 4 ही इलेक्ट्रॉन। सॉरी, क्या माना गया इसमें से स्टूडेंट्स? 4 ही प्रोटॉन और 4 ही इलेक्ट्रॉन। जब, क्योंकि आप आवेश देखिए, +4 ई प्रोटॉन पर -4 ई इलेक्ट्रॉन पर, तो कुल आवेश कितना हो गया? 0। तो 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहे। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहे, ठीक। तो क्योंकि उस समय जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना की बात चल रही थी, तो कितने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन? 2। प्रोटॉन कितने? 4। नाभिक की बात कर रहे हैं आप। अब देखना स्टूडेंट्स, इसमें इस पर कितना आवेश आया? इस पर, क्योंकि जो ये होता है हीलियम का कण, जो होता है हीलियम का कण या हीलियम का नाभिक पर कितना आवेश था? +2E होता है, ठीक है। ये हम किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट द्वारा पहले ज्ञात कर लिया था। तो देखिए, ये परिकल्पना की गई, ठीक है भाई। तो प्रोटॉन कितने होते हैं? 4E। नाभिक की बात करें, नाभिक में कितने होते हैं? 2E। तो नाभिक पर आवेश कितना आया स्टूडेंट्स? +4E -2E, कितना होगा? +2E। ये बात हो गई, ये बात सही होगी भाई, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम इसे देख तो सकते नहीं केवल प्रैक्टिकल के आधार पर, अनुभव के आधार पर, वो ये देखते हैं हम कि ऐसी परिकल्पना की गई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना की। नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ भी घूमते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया स्टूडेंट, ठीक है। और क्योंकि परमाणु कैसा होता है स्टूडेंट्स?
वैद्युत उदासीन होता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें मैंने बताया, देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ये और 2 बाहर घूम रहे हैं, और 4 प्रोटॉन जो कि नाभिक के अंदर ही होते हैं। तो नाभिक पर कितना आ गया, धनावेश होगा। बात बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक दोष उत्पन्न है, इसमें बहुत सारी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं स्टूडेंट्स, कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है तो उसकी जो ऊर्जा है कम से कम 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जो कि बीटा है, इलेक्ट्रॉन वास्तव में क्या है, बीटा कण है जो रेडियो एक्टिव तत्व से निकलते हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा कण या इलेक्ट्रॉन कह लीजिए से इनकी ऊर्जा नापी, तो केवल 4 या 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली। कितनी निकली स्टूडेंट्स, 4, जो कि 100 से बहुत कम है। ये स्टूडेंट्स वही एग्जांपल है। देखिए कि हम अब ये क्वेश्चन कह कर सकते हो, बताइए स्टूडेंट्स, एक 5 स्टार होटल का कमरे का एक रात का किराया 50,000 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 50,000, 50,000, ठीक है। अब सीधी सी बात मैं आपसे स्टूडेंट्स पूछूं कि एक मजदूर जो रिक्शा चलाता है 5 स्टार होटल में क्यों नहीं ठहर सकता, तो आप सीधा यही कहेंगे सर हाई स्कूल में, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। क्योंकि 5 स्टार होटल में ठहरने के लिए कितने रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए एक रात के लिए, जो कि उसके पास है नहीं, इसलिए वो ठहर नहीं सकता। तो जस्ट स्टूडेंट्स मैं भी तो ये बात कह रहा हूं कि इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए ऊर्जा कितनी चाहिए, 100, लेकिन उसके पास कितनी है, 4। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। तो इस मान्यता को क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, रद्द कर दिया गया। बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट, ठीक है। तो कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं रह सकता। तो जो मैंने आंसर दिया वो ही लिखना, ओके स्टूडेंट्स। अब जब 1932 में स्टूडेंट्स, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, तब ये परिकल्पना आई। अब कौन सी स्टूडेंट्स, नाभिक की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परिकल्पना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परिकल्पना, कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट सही बात है स्टूडेंट्स, हमने उसमें जाके थोड़ी देखा है नाभिक के अंदर, वो तो हम प्रैक्टिकली से तो करते हैं। जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसके चीज में तो हम प्रैक्टिकल द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ये मान्यता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो नाभिक की संरचना ये है, ठीक है। नाभिक की संरचना वर्तमान में क्या है स्टूडेंट्स, कि प्रोटॉन के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी समझ में आ गई स्टूडेंट्स अच्छी तरह, तो अब देखिए पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन आंसर इस पे कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परमाणु के मूल कण, मैं ये इस चैप्टर का नहीं लेकिन पिछले वाले का, जिससे मैं इससे इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको एक दूसरे में डिफरेंस समझ में आए। परमाणु के मूल कण देखो ये होते हैं, देखो मैं बना भी देता हूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब वर्तमान में ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये स्टूडेंट्स परमाणु है, ठीक है। मैं ये बना देता हूं, ये क्या है स्टूडेंट्स, परमाणु, और ये क्या है स्टूडेंट्स, नाभिक। ये चित्र जरूर बना लेना स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो परमाणु के मूल कण आंसर इसको स्टूडेंट्स, तो परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण, नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 ऐसे लिख लीजिए, नंबर 2 क्या स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन, और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। ये है नाभिक, परमाणु के मूल कण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट में लिखता हूं, परमाणु की जगह क्या लिखता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। नाभिक के मूल कण, नाभिक के मूल कणों के नाम लिखिए। के नाम लिखिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लिख देंगे इसके। तो नाभिक के मूल कण उत्तर में स्टूडेंट्स, नाभिक के मूल कण, ये मूल कण होते हैं स्टूडेंट्स। तो नाभिक के मूल कण क्या है? प्रोटॉन, नंबर 1 प्रोटॉन और नंबर 2 न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियन। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, न्यूक्लियन। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का संयुक्त नाम क्या है? न्यूक्लियन। बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बात है कि परमाणु का आकार कैसा होता है, परमाणु का आकार कितना होता है। ठीक है, तो उसने तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि किसी शहर में जितनी ज्यादा संख्या होगा उसका आकार उतना ही ज्यादा होगा। बस यही बात इसमें ये कही। देखिए स्टूडेंट्स, या मैं नाभिक की बात करूँ, परमाणु की बात नहीं करूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्या स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, जिस नाभिक में जितने अधिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बोलते हैं स्टूडेंट द्रव्यमान संख्या। इनकी संख्या क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जितनी ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसके समानुपाती होते हैं, सीधी सी बात है। तो इसका आयतन किसके समानुपाती होता है? तो लिखते हैं देखो आंसर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर में एक नंबर के किसी परमाणु के नाभिक का आयतन उसके न्यूक्लियनों की संख्या, उसके, मैं पूरा लिखता हूं देखो स्टूडेंट, उसके न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, पूरा लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, और जिसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? अर्थात द्रव्यमान संख्या, अर्थात द्रव्यमान संख्या ए के समानुपाती होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीधी सी तो बात है स्टूडेंट्स, किसी शहर में 100 आदमी है और किसी शहर में 1 लाख आदमी है, तो कौन से शहर का आकार बड़ा होगा? इसका। यानी कि इसका मतलब तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? यदि वे समान दूरी पर रहते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसका मतलब ये क्या स्टूडेंट्स कि किसी शहर का आकार उसकी जनसंख्या के समानुपाती होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए समानुपाती होता है, अर्थात नाभिक का आयतन, देखो स्टूडेंट्स, नाभिक का आयतन समानुपाती द्रव्यमान संख्या, नाभिक का आयतन, नाभिक को हम गोला मानते हैं, ठोस गोला, तो जिसकी त्रिज्या कितनी है? तो 4/3 पाई r क्यूब समानुपाती a। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, इसको करने के लिए मैं कांस्टेंट लगाता हूं, 4/3, ये क्या है? r क्या है? r पर नाभिक की त्रिज्या, r क्या स्टूडेंट्स? नाभिक की त्रिज्या। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, नाभिक की त्रिज्या, तो देखिए नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। और नाभिक क्या है स्टूडेंट्स? एक गोला, एक ठोस गोला, एक ठोस गोला, नाभिक क्या? एक ठोस गोला। तो नाभिक का आयतन लगा दिया हमने, ठोस गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई r क्यूब। इसको देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा, या ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, अभी सॉरी, 4 इसका क्यूब कर, क्या होगा स्टूडेंट्स? r बराबर, इसको उधर ले जाता हूं स्टूडेंट्स, तो कितना होगा? 3/4 पाई। देखना स्टूडेंट्स इसको, अब इसको समानुपाती कर लीजिए,
कितना, एक की ए, या आर बराबर कांस्टेंट लगा लीजिए भले, 3k/4 पाई ए। इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, बराबर लगा ले इसको, ठीक है स्टूडेंट। आप ऐसे कर लीजिए, अब बिल्कुल भी स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ से कर लीजिए, कोई नहीं, आप कैसे भी कर लीजिए, कांस्टेंट में पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई स्टूडेंट। तो बताइए इसे, ये लीजिए, इसे बराबर में बदलने के लिए कांस्टेंट लगा दें, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको इधर ले तो आर क्यूब बराबर कितना होगा, के 3k/4 पाई, ये लीजिए। और तो आर बराबर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 3k/4 पाई की पावर 1/3, और स्टूडेंट्स 1 की पावर 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आर समानुपाती ये होता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर समानुपाती ए की पावर 1/3। ये स्टूडेंट्स बहुत विकल्प में पूछा जाता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आर बराबर समानुपाती 1/3 ये विकल्प के लिए तैयार रखिए। अब यदि मैं स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू रखूं तो आर बराबर r0, ठीक है। इस पूरे की जगह r0 एक नियतांक रख दिया, a की पावर 1/3। इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए ये संबंध होता है त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां r0 क्या है, नियतांक है। r0 क्या है स्टूडेंट्स, नियतांक, और इस नियतांक का मान है स्टूडेंट्स 1.2 फर्मी। मैं देख लेता हूं स्टूडेंट्स कितना है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यस, आई एम एब्सोल्युटली ओके, 1.2 फर्मी। आर का मान क्या, 10⁻⁻15 मीटर। इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1.2 फर्मी। ये भी आता, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर की जगह मैंने फर्मी लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वाले इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो देखिए कितना उसमें, अब इसमें न्यूमेरिकल भी यहाँ के यहीं करवा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स छोटे छोटे सवाल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करते देखो सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। दो नाभिक दे रखे हैं हमें, ये परमाणु दे रखा है, इसका नाभिक और इसका, ठीक है। तो नाभिक, ठीक है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स परमाणु 13, एल्यूमिनियम 27 की द्रव्यमान संख्या, ये जो होती है स्टूडेंट्स, ये द्रव्यमान संख्या होती है, ये वाली, ठीक है। तो कितनी द्रव्यमान संख्या, यानी कि A1 बराबर 27, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स ये बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे परमाणु 52 टेल्यूरियम 125 की द्रव्यमान संख्या, इसे A2 मान लेता है स्टूडेंट्स। कितना, जो यहां पर है 125, ये हो गया। क्या ज्ञात करना, त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। तो त्रिज्याओं का अनुपात, किसकी त्रिज्या होगा, नाभिक की, ठीक है। तो लिखिए इनकी नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात है ना, बिल्कुल ऐसे त्रिज्याओं का अनुपात क्या है स्टूडेंट्स, R1 अनुपात R2, ठीक है। आपको पता ही है उसमें क्या संबंध, सूत्रानुसार। अभी स्टूडेंट्स मैंने वो क्या था, R बराबर R0 A की पावर 1/3, ये सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है। जब हम इसे स्टूडेंट्स इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, R1/R2 बराबर, तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा A1/A2 की पावर 1/3। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, देखा स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल आप तो करिए। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, R1/R2 बराबर, अब रखिए A1 कितना है 27/125 की पावर 1/3 कीजिए, कितना है स्टूडेंट्स, R1/R2 क्या लिख सकते हैं 27। अब इसका घनमूल है 1/3 का, मतलब घनमूल ही तो स्टूडेंट्स पावर है स्टूडेंट्स।
तो घनमूल ही तो है ना, तो 27 का घनमूल कितना हुआ, 3 3 27, लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, आप ऐसे लिख लो 3 की पावर 3 अपॉन, देखो 27 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 3 27, ऐसे 125 को 5 5 25 5 125, ये लीजिए 1/3, ऐसे भी करते हो कैसे, तो क्या है 3 से 3 कट जाएगा ये, और तो क्या होगा स्टूडेंट्स, R1 अपॉन R2 बराबर 3/5 की पावर 3 इंटू 1/3, डायरेक्ट भी कर सकते, 3 से 3 कट गया, तो कितना है स्टूडेंट्स, या R1 अपॉन R2 बराबर 3/5, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, घनमूल है तो इसका डायरेक्ट, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी समझा रहा हूँ जो इतना फॉरवर्ड नहीं कर सकते। देखा स्टूडेंट्स, कितना शानदार सवाल, कितना आसान, ठीक है, यही हो जाएगा 27 का, ये घनमूल ही तो 1/3 का, मतलब क्या घनमूल, तो 27 का घनमूल कितना होता है 3, 125 का कितना होता है 5, यही आंसर हो जाएगा, इसी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे करो कर लीजिए, 1 नंबर की बात। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नया सवाल, यदि नाभिक की त्रिज्या है ना, तो देखो सॉल्यूशन, और स्टूडेंट्स ये प्रश्नानुसार लिखोगे, बहुत ध्यान से, इतने की त्रिज्या यानी कि परमाणु या नाभिक, नाभिक है ना, सॉरी नाभिक, नाभिक 13 एल्यूमिनियम 27 की त्रिज्या R1 मान ले हम, कितनी है 3.6 फर्मी, आपको पता है स्टूडेंट्स फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, फर्मी क्या बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, इसलिए नाभिक इतना सूक्ष्म होता है कि उसे फर्मी के रूप में लिखना ज्यादा उचित है, ठीक। आप किसकी पूछ रहा है, इसका देखो, ये इसका ये ध्यान रखना, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या तो इतनी होगी, और ये लीजिए नाभिक 52, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, 52 टेल्यूरियम 125 की त्रिज्या R2 हमें ज्ञात करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे एक और पता लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका क्या है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान नहीं लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं, द्रव्यमान संख्या कितनी A1, कितनी स्टूडेंट्स 27, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या A2 मान लेता हूं 125, ठीक है। अब बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, तो कीजिए सूत्रानुसार, देखना स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार R1 R बराबर क्या होगा R0 A की पावर 1/3, यही है ना। अब ये सूत्र हो गया वही स्टूडेंट्स, R1 अपॉन R2 बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा A1 अपॉन A2 की पावर 1/3, वैल्यू रख दीजिए, R1 कितना है 3.6, R2 हमें ज्ञात करना है, A1 कितना है 27, ये कितना है 125 की पावर 1/3, इसका डायरेक्ट हम घनमूल करो 3.6 अपॉन R2, 27 का कितना होगा 3, इसका होगा 5, बस देखिए कितना आसान से, देखो कितना है स्टूडेंट्स, तो R2 बराबर कितना हुआ, इसकी मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना हुआ स्टूडेंट्स 5 इंटू 3.6 अपॉन 3 आएगा, 3 से काट दीजिए 1.2, तो कितना होगा R2 बराबर 12 पंजे 60, तो इतना फर्मी, कितना सिंपल। और देखिए स्टूडेंट्स कितने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो इस वाले टॉपिक पर जो नाभिक की त्रिज्या सब फिनिश, सवाल भी करा दी मैंने, इसकी थ्योरी भी लिखा दी, ओके स्टूडेंट, संबंध भी लगती है। तो देखिए स्टूडेंट्स बड़े अच्छे अच्छे सवाल, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे इंग्लिश में इसकी शॉर्ट फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट से क्या तात्पर्य, क्या है ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, देखिए द्रव्यमान के कितने मात्रक होते हैं स्टूडेंट्स, द्रव्यमान के मात्रक, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, क्विंटल भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आप देखते हैं जब इतने सारे मात्रक है
ग्राम किस में नापेंगे? जो बहुत छोटी वस्तु है, ठीक है ना, जैसे मसाले है, तो हम उसे किस में नापते हैं? ग्राम में नापते हैं। ग्राम में लेते हैं कि भाई हमें 50 ग्राम जीरा दे दीजिए, 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए, ठीक है। जो छोटे किलोग्राम, जैसे सब्जी है भाई 5 किलो आलू दे दीजिए, 5 किलोग्राम। क्विंटल जैसे गन्ने, ठीक है ना, कि भाई गन्ने इतने 25 क्विंटल हो गए। तो यानी कि जितना ज्यादा भारी वस्तु, जितना जैसे उसका वजन, उतना उसका ऐसे ही द्रव्यमान। अब एक तो बात बताओ स्टूडेंट्स, परमाणु कितना होता है? बिल्कुल सूक्ष्म होता है। इसकी ही टिप्स पे करोड़ों परमाणु आ सकते हैं। जब कोई परमाणु इतना सूक्ष्म होता तो उसका द्रव्यमान किस में नापे हम? ग्राम में नापे, किलोग्राम में नापे, क्विंटल में नापे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप खुद ही बताइए स्टूडेंट्स, यदि आप ये कहते हैं कि किसी दुकानदार से जाकर के कि मुझे क्विंटल, इतने क्विंटल आलू दे दीजिए, कभी मेरे पास तो इतने क्विंटल है नहीं, और जब ठेली पे लगा और ठेली वाले से ले आप आलू, तो गलत हो गया ना स्टूडेंट। या गन्ने वाले से कहे कि भाई गन्नों का वजन किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए या ग्राम में व्यक्त करने के लिए तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। तो ये विरोधाभास खत्म करने के लिए सीधी सी एक बात है, जितना बड़ा या जितनी भारी वस्तु है उसका द्रव्यमान उतना ही बड़ा होगा। अब द्रव्यमान बहुत छोटा है, परमाणु है ना, और परमाणु का द्रव्यमान क्विंटल में नापने लगो, क्विंटल में शो करो, तो गलत होगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब परमाणु को नापने के लिए हमने एक कर दिया परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हमने क्या नाम दिया? परमाणु। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि परमाणु के द्रव्यमान को नापने का एक मात्रक है, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान को। जब, क्योंकि द्रव्यमान का होता है किलोग्राम भी होता है, तो इसका हम किलोग्राम में बदल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बदलते हैं, देखो, तो लिखिए, देखिए हेडिंग डाल लीजिए AMU, अब तो लिखो डायरेक्ट। बहुत ही अच्छे सवाल स्टूडेंट्स, देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक, पर ये लिखो बिल्कुल क्या है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU किसी परमाणु का द्रव्यमान नापने का मात्रक है, द्रव्यमान नापने का या मापने का मात्रक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मात्रक है, जो कि किसके बराबर होता है? जो कि, देखना स्टूडेंट्स, जो कि कार्बन C612 के परमाणु का 1/12वें भाग के बराबर होता है, 12वें भाग के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ? देखो 1 AMU बराबर 6C12 परमाणु का द्रव्यमान गुना 1/12, ठीक है। जब हम इसे स्टूडेंट सोल्व करते हैं, जब इसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सोल्व करते हैं, तो ये आता है 1 AMU में, चलो करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए करते हैं, अब देखो स्टूडेंट्स कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कार्बन, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कार्बन यानी 6C12 के एक मोल जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु भार। यहां परमाणु का द्रव्यमान है, परमाणु भार स्टूडेंट, ध्यान रखना, परमाणु भार मोल का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट्स? कितना है? ये 12 ग्राम। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से 1 नंबर का आएगा, लेकिन मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा जिससे कि स्टूडेंट्स आपको वास्तविकता पता चले, नॉलेज के लिए पढ़िए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी भी परमाणु का
एक मोल का वजन कितना होता है स्टूडेंट्स? जितना उसका अणुभार होता है, बस परमाणु भार होता है ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सॉरी अणुभार होता है, तो कार्बन परमाणु का यही अणुभार, परमाणु का एक ही कार्बन है तो एक ही, तो इसका कितना होगा? परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे हम कहें कि भाई एक गन्ने का वजन कितना होता है, ठीक है, तो सब गन्नों का वजन अलग अलग होता है, ऐसे ही प्रत्येक परमाणु का भार अलग अलग होता है। कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान अलग होता है, जो कि उसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर परमाणु कह रहे तो परमाणु भार लोगे, अणु होगा तो अणु होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होगा, ये क्योंकि परमाणु है तो इसका परमाणु भार ले लिया। अब एक मोल में कितने, आपको पता है एवोगाड्रो संख्या होती है, ठीक है ना। तो आप लिखते हैं, देखो एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो एक, ठीक है। तो ये देखिए, हमें एक का निकालना है स्टूडेंट्स, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो ये देखो, ये किसका है? एक मोल का, अर्थात इस समय आप दूसरी तरह लग रहा है, एक मोल में कितने वे होते हैं इतने, तो कितना अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, परमाणुओं का द्रव्यमान। मैं इसे हल नहीं कर रहा, मैं तो इस सेंस को बदल रहा हूं कि भाई इसने एक मोल का वजन इतना है, ठीक है ना, और इसमें कितना होता है स्टूडेंट्स, यानी कि देखो स्टूडेंट, एक मोल ये है, ये लीजिए, एक मोल ये है, ठीक है ना। अब एक मोल का वजन कितना? सारे का 12 ग्राम। अब इसमें कितने परमाणु है? ये है 6.02 परमाणु का द्रव्यमान, जो का 12 ग्राम। हमें तो किसका निकालना? एक का। तो देखिए स्टूडेंट, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12 बटे, ये नीचे आ जाएगा 6.023 गुना 10 की घात 23 ग्राम। ये लीजिए, अब ये बात यहां रख दीजिए, 6 परमाणु का एक का द्रव्यमान, ठीक है। तो रखिए, आता है AMU, 1 AMU बराबर इसका 1/12 भाग, ठीक है ना, 1/12 गुना इसका 12/6.023 गुना 10 की घात 23, ठीक है। ये होगा 12 से स्टूडेंट्स 12 कटका, जब इसे हल करोगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा? ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, जब इसे हल करोगे आप 1 AMU, ये कितना आएगा जब इसे आप हल करोगे? तो ये मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये आएगा 1.66 करके देख लीजिए, 1.66 किलोग्राम, सॉरी 1.66 गुना 10 की घात -24 ग्राम। देख लो स्टूडेंट्स, बस। तो इसका मतलब अगर इसे मैं किलोग्राम में बदलूं, 1 AMU बराबर 1.66 गुना 10 की घात माइनस किलोग्राम में बदलो तो 10 की घात -27 किलोग्राम, ये संबंध होगा। तो आपको तो स्टूडेंट्स ये निकालना है, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1 AMU बराबर, इसे वैसे भी लिख सकते हैं, ये वैसे भी आ सकता है 1 AMU बराबर 1/n। 1/n ही तो है, देखो ये 5 से 12 कट गया, ये इतना 1/n। n क्या है? अवोगाद्रो संख्या। ये मैं सब चीजों की अवोगाद्रो संख्या। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे तो इस तरह से आपको स्टडी करनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों से क्या तात्पर्य, तो इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लिखिए, यहां तक लिखिए, ठीक है, और सीधा ये उतार दीजिए। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है AMU, यानी कि एक परमाणु का द्रव्यमान। यदि हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कितना आएगा? देखो 1.66 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम, यानी कि एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने जा रही है स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य है? कहेंगे कि सर अभी तो आप ये बताते कि AMU क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है, जिसका मात्रक किलोग्राम। अभी आपको इसे ऊर्जा के तुल्य बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के तुल्य है। देखो देखिए, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था, उसने बताया, मैं इस पेंसिल को जलाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, आग लगा देता हूँ इसमें। अब इसका वजन कितना है? मान लिया 10 ग्राम। अब यदि मैं इसमें आग लगा देता हूँ, जल जाती है, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? राख का वजन कितना मिला स्टूडेंट्स? मान लिया 3 ग्राम। पहले था 10 ग्राम, अब 3 ग्राम, तो बाकी का 7 ग्राम कहां गया? तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब हमने इसे जलाया तो इसमें धुआं निकला,
इसमें से हीट भी निकली, इसमें से प्रकाश भी निकला, यानी कि जो 7 द्रव्यमान इसमें लॉस हुआ वो किस में बदल गया, ऊर्जा में। वो भले ही प्रकाश ऊर्जा है, धुएं की ऊर्जा है या उष्मा ऊर्जा है, ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी कि उसमें E बराबर mc², ठीक है। तो अब देखते हैं, तो इसका मतलब द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर लिखिए स्टूडेंट्स इसका। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, बहुत नॉलेज आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो देखो 1 AMU बराबर 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है, इतना किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को तो आइंस्टीन समीकरण के अनुसार, बस आइंस्टीन समीकरण के अनुसार E बराबर mc², m ये रख लीजिए 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27, और c प्रकाश का वेग है 3 गुना 10 की घात 8 का स्क्वायर। तो कीजिए स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना होगा, 9 हो जाएगा, ये डायरेक्ट कीजिए, 9 6 54 हासिल 5, 9 6 54 5, 59 हासिल 5, और 9 1 9 और 5 14, इतना गुना 10 की घात, ये 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 27 और प्लस के 16 कितना हुआ, माइनस के 11। ये आया स्टूडेंट्स जूल में, क्या ये आंसर किस में आया स्टूडेंट्स, जूल में। लेकिन हम इसे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, तो E बराबर 14.94 गुना 10 की घात माइनस 11। आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए स्टूडेंट्स आप पढ़ के आए होंगे, इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दीजिए 10 की घात माइनस 19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा, मैं करके दिखाता हूं, करना भी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए डिवाइड कर दीजिए इसे मैं ऐसे लिख लूँ स्टूडेंट्स, 1.5 लिख लो, 49 है, कितना होगा ये 10 की घात, इसे इधर ले आया मैं, इसको यहाँ पर ले आया स्टूडेंट्स में, तो कितना होगा, एक ऊपर के 10 की घात माइनस 10, और इसकी कितना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, ठीक है। तो कीजिए, पता होना चाहिए क्या होगा, तो E बराबर 15/16, 15/16, पावर कितनी आई स्टूडेंट्स, ये 10 की घात माइनस 19 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगी, प्लस की, तो 10 की घात क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस के 9 बचेगा, बचेगा ना, तो प्लस के 9, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। ये आप देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी किस में चला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कीजिए पॉइंट लगा के, क्योंकि 15 मिनट चलेगा, 16 नंबर 144, ठीक है। कितने बचे स्टूडेंट्स, 16 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगा 0, 16 नंबर 144, कितने बचे 6, फिर 0 लगा दिया, 16 थी 48, कितना होगा स्टूडेंट, 16 थी 48, कितने बचे 12, फिर पॉइंट लगा दे 0 हो गया, फिर कितना चलेगा स्टूडेंट्स, 16 थी 48, कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो ये लगभग कितना आएगा स्टूडेंट, 931 वोल्टेज आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आया 44 है ना स्टूडेंट्स, 931 इंटू 10 की घात कितना स्टूडेंट्स, 10 की घात 9। अब इसको मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, तो 931 ही आता है स्टूडेंट्स, यस 931 ही आता है, ठीक है, 15/16 करके, तो कितना होगा उसको हमें तो ये देखना, कितना 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की घात 6 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो स्टूडेंट्स, मैंने सारा निकाल दिया, ये जूल में भी निकाल दी स्टूडेंट्स, कितनी ऊर्जा के तुल्य है, और ये उसमें भी निकाल दी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ याद रखो E बराबर कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, याद रहेगा स्टूडेंट्स। AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य है, तो आप ये आंसर लिख दोगे डायरेक्ट एक नंबर में, E बराबर 931 MU। अगर 2 नंबर में आता है, मैं स्टूडेंट्स आपको हर तरह के से तैयार करके बोर्ड में भेज रहा हूं, जिससे कि आपका कुछ भी मिस ना हो। अगर यही सवाल 2 नंबर का आता है, वो कहता है AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य है 2 नंबर में, तो आपको ये सब करना होगा। अगर वो पूछते हैं स्टूडेंट्स 1 नंबर में, तो आपको डायरेक्ट आंसर ही लिख देना, E बराबर 1 EMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं लिख भी देता हूँ, अर्थात 1 AMU
U बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ठीक है, इन शानदार वीडियो को स्टूडेंट्स मिस मत कीजिए। अगर आप अपने को कंप्लीट स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, वास्तव में यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह से स्टडी करेंगे, थ्रोली स्टडी करेंगे, समझेंगे कि कहाँ से क्या है, रटेंगे नहीं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।